चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए जुड़ जाइए। यहाँ हिस्ट्री के क्लास जो हम सब बिहार स्पेशल का क्लास ले रहे थे, ये हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए, तो यहाँ 100 तक हम पिछले वीडियो में प्रश्न कर चुके थे और यहाँ उससे आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइए, देखिए 101 प्रश्न क्या कह रहा। 101 है जो वो प्रश्न क्या कह रहा कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने किया था? सावाकामी ने किया था। देखिए, बौद्ध संगीति टोटल 4 हुए थे, ठीक है। उसमें से जो दूसरी बौद्ध संगीति हुए थे जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावाकामी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न क्या पूछा था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इससे पहले के प्रश्न आप सब लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप सब लोग जा करके देख लीजिए, पार्ट 1 उसका बनाया जा चुका है। अगले प्रश्न आइए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे जो नंद वंश के संस्थापक थे। अगले प्रश्न आइए, मगध के किस शासक के कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्वछत्रांक, एक क्षय और एक राट कहा गया है? तो महापद्म नंद को ही ये सब परशुराम का अवतार कहा गया है, ठीक है। परशुराम का अवतार हो गया, या क्षत्रियों का नाशक हो गया, या उसे सर्वछत्रांक कहा गया, या एक छक कहा गया, या एक राट कहा गया। ये सभी चीज महापद्म नंद को कहे जाते हैं। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक मुंड था। देखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक मुंड था। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो अजातशत्रु, पहले किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। चलिए आ जाइए, यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति किस जगह पर हुई थी? तो वह राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा कलिंग को विलय कर लिया गया था मगध साम्राज्य में। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था। अगले प्रश्न आइए, क्या दिया? मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चल करके पाटलिपुत्र नगर बना? तो वो किससे बचने के लिए? तो वैशाली के विच्छियों से बचने के लिए जो अजातशत्रु है वो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किया था। और उस राजधानी तो वहाँ उदयन है ही था, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया। उसको चारों तरफ से किला बंदी किया अजातशत्रु ने। किससे बचने के लिए? तो वैशाली से बचने के लिए। चलिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो चाणक्य की सहायता, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 320 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ईस्वी में, ईसा पूर्व ने 320 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी 320 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। चलिए, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में, क्योंकि 320 में स्थापना होता, उसके 5 साल के बाद अर्थात 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस, क्योंकि सेल्यूकस निकेटस की बेटी का विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, तो वह अपनी पुत्री के साथ में ही मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजता है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। अगले प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न पूछा? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानी से आजाद दिलाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उसको क्या कहते हैं? इंडिका कहते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी है। नंद वंश के बाद मगध पर किस राज्य वंश की स्थापना हुआ? तो मौर्य वंश के स्थापना होते हैं, ठीक है। मेगास्थनीज पुस्तक के नाम किसके द्वारा मेगास्थनीज लिखा गया? इंडिका। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे जिसका नाम क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। चलिए, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन
विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, वो पुस्तक लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका पुस्तक। इसी में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे? तो तीवर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक तीवर बना था। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवता रहता था? तो किसके में? बिंदुसार के दरबार में रहते थे। कौन? भविष्यवक्ता पिंगलवत्स्य रहते थे। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख अशोक के कैवां शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है कि वह अपने पड़ोसी के साथ मैत्री का संबंध रखता था। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के समय में। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तीस या मोगलीपुत्र गोशाल भी हम सब इसको पढ़ते हैं। चलिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? अशोक के द्वारा। कलिंग पर क्या किए गए थे? विजय प्राप्त किए गए थे। चलिए किस युद्ध में हुई भारी तबाही और जान माल के हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसी में 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक है जो युद्ध से अपने आप को दूर करता। चलिए अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह का यात्रा किया था? तो बोध गया। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हैं? तो चंपारण। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्रांची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद स्थित था कहाँ? कुम्हार। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देव द्वारा निर्मित है? तो यह फाहियान के द्वारा ऐसा शब्द कहा गया था। चलिए गया के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दशरथ के द्वारा। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है? तो लोहानीपुर में। ठीक है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया गया किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। चलिए किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चलिए यूनानी डिमोक्लिकस के आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था, क्योंकि आजीवक लोग बराबर की गुफा में रहते थे। चलिए मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों के 6 समिति से संगठित थे। यह कथन किसका था? तो ये पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा ही जानकारी दी गई है, जो कि इंडिका पुस्तक में। चलिए धम्म महापात्र का कार्य क्या था? तो जन कल्याण के उपाय और लोगों के बीच दान वितरण या धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, ये सब था धम्म महापात्र के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजकू कौन थे? तो न्यायिक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, कर वसूलने वाले अधिकारी। इसको बोला जाता था राजकू। किसको? न्यायिक अधिकारी को, सैनिक अधिकारी को, कर वसूलने वाले अधिकारी को मौर्य काल में राजकू बोला जाता था। चलिए अशोक की धम्म नीति की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? तो द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और 12वें शिलालेख से। इसमें से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की धम्म नीति के बारे में। द्वितीय स्तंभ लेख, 7वें शिलालेख, 12वें शिलालेख में। चलिए मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध
पर किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का। अर्थात जब मौर्य वंश के अंत हुए तो शुंग वंश की स्थापना हुआ और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। कौन थे? पुष्यमित्र। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्तुराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयत्न किया? तो पुष्यमित्र। किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। चलिए, पाटलिपुत्र पर यवन पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रिक्स का आक्रमण किस वंश के शासक के समय में हुआ था? तो शुंग वंश के शासन के समय में हुआ था। इस वीडियो में स्पेशल बिहार के इतिहास के प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। और ये पहले ही थंबनेल लगा दिए चुके हैं, तो चलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए कि ताकि जितने भी बिहार से संबंधित बीएसएससी, बीपीएससी या दरोगा या बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम में बिहार स्पेशल का प्रश्न होता है वो आपको प्राप्ति इस वीडियो के माध्यम से हो। पाटलिपुत्र पर डेमिट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो कन्नव वंश का शासन हुआ था शुंग वंश के बाद। और कन्नव की सत्ता समाप्त किसने किया था? तो आंध्र सातवाहन वंश के द्वारा कन्नव की सत्ता को समाप्त किया गया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से है जो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त होते हैं। चलिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? तो पहले मगध पर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद आया तो सातवाहन वंश, जो कि आंध्र सातवाहन वंश थे। चलिए, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग और मगध से। चलिए, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में यह आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न आइए, चंद्रगुप्त। क्या पूछा जा रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम है जो किए थे। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा लिच्छवी दोहित्र कहा गया था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग तो वह गुप्त के समय में ही हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर का स्थापना कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। आर्यभट्ट के संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से ही थे, ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा? बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्ति है, जो कि कहाँ पर है? तो सुल्तानगंज में है। राजगीर में स्थित जलासंग की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो यह गुप्त काल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। चलिए, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र था कहाँ? तो नालंदा था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। चलिए, अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया? शौर्य राष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किया गया था। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाषा को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त के द्वारा यह जीत लिया गया था। अगले प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा? हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत का
संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। किसने अंत किया था? तो बिहार के किस स्थानीय शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी? प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेना ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसीलिए तिब्बत का मतलब यहाँ पे क्या, कुछ देर तक संप्रभुता की स्थापना हो गया था। कहाँ? बिहार में। अगले प्रश्न आइए, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। अगले प्रश्न आइए, मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवी गुप्त के द्वारा। चलिए, मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुइन तसे भारत की यात्रा किए थे? तो आदित्य सेन के समय में। ठीक है, चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाले शासक कौन थे? तो शशांक थे, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा किया गया। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? तो भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल के द्वारा किया गया। मुंगेर बिहार में अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक तो देवपाल था, जो कि बिहार को अपनी राजधानी कहां बनाया था? मुंगेर बनाया था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या करा अगला प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो देवपाल के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, किस शासक ने उदंतपुरी अर्थात जो बिहार शरीफ में बौद्ध बिहार की स्थापना कराया था? तो गोपाल के द्वारा ऐसा उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किया गया था, और बिहार शरीफ का नाम उदंतपुरी था पहले। चलिए, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली का निर्णायक देन किसका है? तो धीमन और बिठपाल का है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के नाम थोड़ा उटपुटांग मिलेंगे ही, तो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहां से? तो नालंदा से मिलता है और कुर्कीहार से मिलता है। चलिए, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और विठल पाल समकालीन थे। इसके कौन कौन से? तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चलिए, पालकालीन चित्रकला का भीव चित्र रूप कहां से प्राप्त होता है? तो पालकालीन चित्रकला का भीव चित्र नालंदा से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न आ जाइए, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? मगध को कहा जाता था। ठीक है, चलिए, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097 से 98 ईस्वी में किसके शासन में हुआ था? तो रामपाल के समय में यह हुए थे। चलिए, इस सेट में 2 प्रश्न और करेंगे हम सब, 200 प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। मिथिला के कर्नाटक शासक की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ था। कहाँ था? सिमरावगढ़ था राजधानी। कर्नाटक वंश को पूर्णतः अंत कब हो गया? 1378 ईस्वी तक कर्नाटक वंश का क्या हो चुका? कर्नाटक वंश का अंत हो चुका। तो ये दूसरा सीरीज था हमारा, जिसमें 200 प्रश्न हम सब कंप्लीट किए। चलिए, तो इस सीरीज में इतना ही, बाकी आप सब लोग इस परिवार से जुड़े रहे। धन्यवाद।